सात रंग में आपका स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम सात रंग सात कविताएं में इस बार हम आपके सामने दो आज के दौर के अहम कवियों को लेकर आ रहे हैं, विष्णु नागर और स्वप्निल श्रीवास्तव को। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज हमारे इस एपिसोड में हमारे जो खास कवि हैं वो हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार 1 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है और देश उनको एक बेहद क्रांतिकारी और प्रगतिशील कवि के तौर पर मानता है। उनकी रचनाएं हमेशा सबकी ज़बान पे चढ़ी रहती हैं। तो दुष्यंत कुमार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं विष्णु नागर जी से, उनकी कविताओं से। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जन्मे और पले बढ़े विष्णु नागर 1971 से दिल्ली में हैं और पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में बेहद अहम काम करते रहते हैं। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध और आलोचनाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं। उनकी शैली आम आदमी के बेहद करीब है और अपनी बात विष्णु जी व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही गहराई से कह जाते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं और सत्ता के खिलाफ उनकी आवाज़ मुखर रहती है और उनकी रचनाओं में आपको हमेशा एक प्रगतिशील धारा दिखाई पड़ती है। अंधविश्वास, संवेदनहीनता और सामाजिक राजनीतिक बुराइयों पर तीखे व्यंग करने वाले विष्णु जी ने खूब लिखा है। 50 से ज़्यादा किताबें हैं और शमशेर सम्मान, शिखर सम्मान, राही मासूम रज़ा सम्मान समेत पुरस्कारों और सम्मानों की भी एक लंबी फेहरिस्त है। सुनते हैं विष्णु नागर जी की कविताएं। तो ये कविता है सिस्टम। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं तो निसंदेह आपका काम होगा। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों होगा। कल से मेरा मतलब ठीक मंगलवार से नहीं है और परसों का अर्थ आप बुधवार भी मत समझना। आपका काम नरसों भी हो सकता है या उसके बाद किसी दिन, क्या पता महीना भर लग जाए, 2 महीने भी लगें तो ताज्जुब नहीं। कई बार तो पूरा साल लगा है। झूठ क्यों बोलूं, कई बार 2-2 साल भी लगे हैं। 3 और 4 साल लगने के उदाहरण भी कम नहीं है। मगर एक बात निश्चित है कि काम तो हो ही जाता है। हमारी तो हमेशा से यही कोशिश रहती है कि काम जल्दी से जल्दी हो। जल्दी से जल्दी का मतलब आपको क्या समझाएं, वह स्वतः स्पष्ट है। देर लग जाए तो भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। एक ही उद्देश्य उसके सामने होना चाहिए कि काम कराना है, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। काम होने तक खैर आपकी मौत तो नहीं आएगी, मगर मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। अतः यह सोचकर कोई भी इंसान इत्मीनान से मर सकता है कि वह मर भी गया तो क्या, उसका काम तो हो ही जाएगा। और एक बार मान लें कि तब भी नहीं हुआ तो आप यहाँ लौट कर आने वाले तो हैं नहीं। लेकिन जब तक यह सिस्टम है और इसमें मैं हूँ, इस बात की पक्की खातिरी रखें कि हमारे यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वैसे भी जहाँ देर हो जाती है, अंधेर की ज़रूरत नहीं रह जाती। और काम तो जी आप अच्छी तरह जानते हो
कि हो ही जाता है। इसका शीर्षक है सबसे अच्छी कविता के बारे में। सबसे अच्छी कविता इतनी विनम्र होगी कि अविश्वसनीय लगेगी, इतनी प्राकृतिक होगी कि हिंदी लगेगी, इतने दुखों में काम आएगी कि लिखी हुई नहीं लगेगी। सबसे अच्छी कविता सबसे अच्छे दिनों में याद की जाएगी। उसे जो कंठ गाएगा मीठा लगेगा। सबसे अच्छी कविता विकल कर देगी मुक्ति के लिए। सबसे अच्छी कविता सबसे अच्छी बंदूक का सबसे बुरा छर्रा साबित होगी। सबसे अच्छी कविता सबसे बुरे दिनों में पहचानी जाएगी। देखते देखते आग में बदल जाएगी। जनतंत्र की जो हालत आज से कई वर्ष पहले ही हो चुकी है, एक डेढ़ दो दशक पहले ही हो चुकी थी, उससे भी ज़्यादा पहले। तो उस पर एक व्यंग्य है जनतंत्र में। जनतंत्र में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। ये दृश्य आप चुनाव के समय देखते हैं। जनतंत्र में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं, बल्कि कभी कभी तो शेर अपनी पीठ पर बकरी को बैठाकर उसे गांव-गांव घुमाता है। कभी कभी तो वो बकरी के पीछे धुन दबाकर चलता है। कभी कभी शेर बकरी से डरा हुआ दिखना पसंद करता है। बकरी कुर्राती है, शेर मिमियाता है। ऐसा होते होते जब एक दिन शेर बकरी को खाने दौड़ता है तो बकरी कहती है, अरे अरे। तो शेर कहता है, अब तो क्या करे है अरे अरे, अब तो तू भज राम राम हरे हरे। तो ये राम राम हरे हरे भजने का समय अब फिर हमारे मुल्क में ला दिया गया है। अभी आपने विष्णु नागर की कुछ ऐसी चोटीली कविताएं सुनी जो उन्होंने व्यवस्था पर एक तरह से व्यंग्य लिखा। उसके लिए वो जाने जाते हैं हमेशा। उनकी छोटी छोटी कहानियां हों या फिर उनकी कविताएं हों, विष्णु नागर का पूरा व्यक्तित्व ही व्यंग कविताओं के आधार पर, व्यंग रचनाओं के आधार पर, पूरी व्यवस्था पर और आज के दौर की स्थितियों पर, सरकार पर वो बड़े करारे व्यंग लिखते रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्वप्निल श्रीवास्तव की। स्वप्निल श्रीवास्तव भी आज के दौर के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी कुछ कविताएं आपके लिए पेश हैं और उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं स्वप्निल के पास। पेशे से बेशक स्वप्निल श्रीवास्तव सरकारी अफसर रहे हों, उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में तैनात रहे हों, लेकिन उन्होंने बचपन से ही जीवन को बहुत करीब से देखा, मानवीय संवेदनाओं को समझा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अपनी साहित्यिक ज़मीन को मजबूत किया। मूल रूप से स्वप्निल जी कवि हैं, लेकिन उन्होंने कहानियाँ और संस्मरण भी लिखे हैं। उनके कविता संग्रह हैं ईश्वर एक लाठी है, ताख पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, जिंदगी का मुकदमा और जब तक है जीवन। कहानी संग्रह हैं एक प्राचीन नगर की दास्तान और स्तूप और महावत।
उनके संस्मरणों की भी एक पुस्तक है, जैसा मैंने जीवन देखा। स्वप्निल जी को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान, फिराक सम्मान और रूस का बेहद प्रतिष्ठित पुष्किन सम्मान मिल चुका है और उनकी कविताओं का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। फिलहाल वो फैजाबाद में रहकर अपना पूरा वक्त साहित्य सृजन में लगाते हैं। सुनते हैं स्वप्निल जी की कविताएं। मैं अपनी 2-3 कविताएं पढ़ रहा हूँ। पहली कविता का शीर्षक है परिंदे कम होते जा रहे हैं। परिंदे कम होते जा रहे हैं, शहरों में तो पहले भी नहीं थे। अब गांव की ये हालत है कि जो परिंदे महीने भर पहले पेड़ों पर दिखाई देते थे, वे अब शब्द में भी नहीं दिखाई देते। परिंदे कम होते जा रहे हैं, शहरों में तो पहले भी नहीं थे। अब गांव की ये हालत है कि जो परिंदे महीने भर पहले पेड़ों पर दिखाई देते थे, वो अब शब्द में भी नहीं दिखाई देते। सारे जंगल झुरमुट उजड़ते जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे परिंदे। शिकारी के लिए और भी सुविधा है, वो विरल जंगलों में परिंदों को खोज लेते हैं। घोंसले बनने की परिस्थितियां नहीं है आसपास। घोंसले बनने की परिस्थितियां नहीं है आसपास। परिंदे सघन जंगलों की ओर उड़ते जा रहे हैं, खोज रहे हैं घने घने पेड़। ऐसे आदमी भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे आदमी भी कम होते जा रहे हैं गाँव में, वो उड़ते जा रहे हैं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, अपने चारों की तलाश में। गांव में उनकी स्त्रियां हैं, उनके घोंसले खतरे में। एक और कविता जो एक लोक जीवन में जो बदलाव आ रहा है, उसको लेकर मेले उजड़ते जा रहे हैं। मेले, वहां पिपहिरी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, बजते नहीं ढोल मजीरे, नट नहीं दिखाते कौतुक। जादूगर दिल्ली की तरफ चले गए। मेले में बैठे दुकानदारों में आ गई है क्रूरता। ग्राहकों के साथ उनका व्यवहार अचानक बदल गया है। मेले में कोई बच्चा रोटी बनाती हुई अपनी दादी के हाथ जल जाने की चिंता में नहीं खरीदता चिंता। उसकी नजर खिलौने के बंदूक पर होती है। धीरे धीरे वह असली बंदूक के बारे में जानते। खरीद फरोख्त की जगह बन गए हैं मेले। यहाँ उत्सव नहीं, ना है लोकगीतों की ताल। लोग गायक अपनी आवाज बेचने शहर पूछ कर गए। जिन मेलों को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, वहाँ स्त्रियों के बिकने की सूची। एक तीसरी कविता है जिसका शीर्षक बांसुरी। मैं बांस का एक टुकड़ा था, तुमने मुझे यातना देकर बांसुरी बनाया। मैं तुम्हारे आनंद के लिए बजता रहा, फिर रख दिया जाता रहा घर के अंधेरे कोने में। जब तुम्हें खुश होना होता था, तुम मुझे बजाते थे। मेरे रोम रोम में पिघलती थी तुम्हारी सांसें।
मैं दर्द से भर आया करता था। तुमने मुझे बांस की चोट से अलग किया, अपने मुठों से लगाया। मैं इस पीड़ा को भूल गया कि मेरे अंदर कितनी चीज। मैं तुम्हारे अकेलेपन की बांसुरी हूँ, मैं तुम्हारे अकेलेपन की बांसुरी हूँ। तुम नहीं बजाते हो तो भी मैं आदतन बज जाया करता हूँ। मैं तुम्हारे अकेलेपन की बांसुरी हूँ, तुम नहीं बजाते हो तो भी मैं आदतन बच जाया करता हूँ। और अब आज के सबसे अहम कवि दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को पूरा देश उनकी एक सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण कविताओं के लिए याद करता है। और उनका जो एक मुख्य कविता संग्रह साये में धूप, जिसकी बात हर कोई करता है, उसकी सारी कविताएं देश की व्यवस्था पर और युवा आक्रोश पर और कैसे दुनिया बदलेगी उस पर वो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, केंद्रित किया है। जैसे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, जैसी कविताएं, जिसकी ये पंक्तियां तो लगभग हर एक की ज़बान पर आप सुन ही लेते हैं। लेकिन दुष्यंत का एक बहुत बड़ा रचना संसार है। साये में धूप के अलावा उन्होंने ढेर सारी रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, नाटकों में वो सक्रिय रहे और उनकी कहानियां भी लोगों के बीच आईं। तो आज हम जानते हैं दुष्यंत कुमार को, नमन करते हैं उनको उनके जन्मदिन पर और उनके रचनाएं भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले दुष्यंत कुमार के बारे में ये एक छोटा सा पैकेज देखिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। हो गई है आग, बस ये आग जलनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हर दौर में दुष्यंत कुमार उतनी ही शिद्दत और जोश से याद किए जाते हैं जितना 70 के दशक में किए जाते थे? क्या वजह है कि आज भी हर आंदोलन और यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रमों में भी उनकी पंक्तियाँ बड़े जोश के साथ दोहराई जाती हैं? आप जहाँ कहीं भी सुनेंगे आपको ज़्यादातर दुष्यंत की 70 के दशक के शुरुआती सालों में लिखी साये में धूप की पंक्तियाँ ही सुनाई देती हैं। लेकिन महज 42 साल की जिंदगी जीने वाले इस कवि ने काव्य, नाटक एक कंठ विष पाई और एक नाटक और मसीहा मर गया भी लिखा। 3 काव्य संग्रह, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे और वन का बसंत भी लिखा। 3 उपन्यास लिखे, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। छोटी छोटी कहानियां भी लिखी और कविताएं तो उनकी मूल पहचान हैं ही। लेकिन देश की जमीनी हकीकत, व्यवस्था और सत्ता के प्रति उनका आक्रोश, बदलाव की छटपटाहट और एक बेचैन क्रांतिकारी विचारों वाली गज़लें उन्होंने 74 आंदोलन के दौरान लिखी और साये में धूप उसी दौरान आया, जिससे दुष्यंत कुमार हर युवा की आवाज़ बन गए। बिजनौर में जन्मे, इलाहाबाद में पढ़े और भोपाल में उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बीता। हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें दिल्ली में आकाशवाणी में नौकरी दी। भोपाल तबादला हुआ और फिर वो वहीं के होकर रह गए। दुष्यंत का वीडियो तो दूर, उनकी तस्वीरें भी मुश्किल से मिलती हैं। राज्यसभा टीवी पर राजेश बादल ने उन पर एक खास कार्यक्रम बनाया था। वहीं से हमने कुछ पुरानी तस्वीरें जुटाई हैं
और आज के जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी दुष्यंत के बारे में जो ख़ास कार्यक्रम बनाया, उसमें से हम साभार उनकी गज़लों की लाइनें सुनते हैं। मनोज मुंतशिर से ही खुद उनकी आवाज़ और उनके ख़ास अंदाज में। दोस्तों, मैं हूं मनोज मुंतशिर और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक सीन विजुलाइज करें। जगह इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस, समय 1996, सर्दियों की एक दोपहर, कैंपस में तकरीबन 50 स्टूडेंट्स का जमावड़ा। स्टेज पर एक स्टूडेंट लीडर जो रातों रात फीस बढ़ाए जाने के विरोध में तकरीर कर रहा है। वो कह रहा है, कहाँ तो विश्वविद्यालय ने वादा किया था कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा, और कहाँ फीस इतनी बढ़ा दी कि एक परिवार में अगर 4 बेटे बेटियां हैं तो कोई एक ही ग्रेजुएट हो सकता है। कहाँ गरीबी हटाने का आश्वासन और कहाँ गरीबों को हटाने का षड्यंत्र। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये आखिरी की 2 लाइंस उस भीड़ को चिंगारी दिखा देती हैं। 50 का हुजूम देखते देखते सैकड़ों में बदल जाता है। जुलूस निकलते हैं, वाइस चांसलर का घेराव होता है, धरने दिए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। नतीजा, 3 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन फी हाइक का फैसला वापस ले लेता है। मैंने दुष्यंत को पहले भी पढ़ा था, लेकिन सर्दियों की उस दोपहर मैंने पहली बार उनकी पोइट्री को एक्शन में बदलते हुए देखा। सैकड़ों स्टूडेंट्स एक साथ गा रहे थे, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। वो मुतमईन हैं, खुश हैं, वो मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर आज के दौर के कुछ अहम कवियों के साथ और अपने ज़माने के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों की याद लेकर आपके सामने हाजिर होंगे अपने इस खास कार्यक्रम 7 रंग 7 कविताएं लेकर। और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है। आप ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगता है आपको कार्यक्रम। और अभी तक जो हमें पता चला, हमारे पास जो फ़ोन आए, जो फीडबैक्स आए, सब ने इसे बहुत पसंद किया है और उम्मीद करते हैं कि इसे और हम बेहतर बनाएंगे। आप अपनी भी राय हमें ज़रूर दें, और अगर 7 रंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो फिलहाल नमस्कार, अगली बार फिर होती है मुलाकात।